तो इसमें लिखना सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिख लिया? तो इसमें क्या लिखा आपने कि सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। क्लियर ये चीज? अब जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो इनका जो कलेक्शन होगा इसे हम कहेंगे सेट्स। ठीक है? अब जैसे मैं बोलता हूं टॉप 10 फेमस क्रिकेटर्स इन इंडिया, अगर ये सेट बोलता हूं तो ये क्या होगा? ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि फेमस अलग अलग सेंस में फेमस हो सकता है। कोई हो सकता है एडवर्टीजमेंट के सेंस में बोले, कोई बैटिंग के सेंस में बोले, कोई बॉलिंग के सेंस में बोले। तो ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला या ये जो सेट बोला, ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट्स नहीं है। समझ गए ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट किन्हें कहा जाएगा और किन्हें कहा नहीं जाएगा। जब कलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट्स का वो वेल डिफाइंड हो तो वो सेट्स कहलाता है। क्लियर ये चीज? अब आते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन ये यूज करते हैं। क्लियर ये चीज? अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 ये सारे होते हैं। तो देखो मैंने इन सबको कॉमा करके लिखा है और इन सबको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है? जिसमें कि अगर हम देखें तो 1 जो है ये एक ऑब्जेक्ट है इस सेट का, या एक एलिमेंट है इस सेट का। ये इस सेट का क्या है? एक एलिमेंट। थैंक यू। तो इसको हम लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? 1 बिलोंग्स टू एन। ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो ना, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। समझ में आ गया ये चीज? और ये जो उसके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया सबको? ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ओके। तो ये जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये नोट डाउन करते चलो शॉर्ट में। लिख लिया यहां तक सभी ने? ओके। अब अगर मैं एक चीज पूछता हूं कि 3.5 क्या इस सेट का एलिमेंट है? इस सेट का ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3.5 नॉट बिलोंग्स टू सेट एन। तो जब हम इस सिंबल को ऐसे कट कर देते हैं तो उसको हम रीड करते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? इसके अलावा मैथमेटिक्स में आप कई सारे सेट्स का अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। जैसे कि एक सेट यहां पर मैंने बता ही दिया एन है। इसके अलावा और कौन से सेट होते हैं? जेड। जेड किन का सेट होता है? इंटीजर्स का। तो जेड के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? बहुत सारे आते हैं, -1 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस। समझ गए ना? और कौन से सेट आप पढ़ते हैं? डब्लू, जिसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? और कौन से सेट होते हैं? रियल नंबर आर। तो उसमें बहुत ही नंबर है, उसको लिख पाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, पॉइंट वाले भी, रैशनल भी, इरैशनल भी सारे आ जाते हैं। तो ये सारे कई सारे सेट्स है जो आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में यूज करते आए हो। ठीक है? इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो सेट्स का? बहुत सारे हो सकते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस क्लास, ये भी एक सेट है। ऐसा जरूरी नहीं है जो ऑब्जेक्ट्स है वो नंबर ही हो, ऑब्जेक्ट्स कोई पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है? या फिर क्या हो सकता है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इन सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स इन अल्फाबेट। तो इंग्लिश वॉवेल का सेट भी एक सेट हो सकता है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है? अब देखो जनरली क्या होता है ना, जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी, जनरली ये नोटेशन यूज होते हैं। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं
उनको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये लिख लिया सबने। अब इसके बाद आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को यूज करने के लिए ना यूजुअली दो तरीके यूज होते हैं। एक होता है डायग्राम के थ्रू यूज करो, शो करो, ठीक है। और दूसरा होता है कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। अब ये तीनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और ये बाकी अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10, मैंने एक स्टेटमेंट बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10, ये मेरी स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इस सेट को डायग्राम के थ्रू बताना चाहूं तो एक मैं कोई भी एक सेट बना दूंगा सर्कल के शेप में। इस सेट का नाम दे देता हूं, मान लो ये सेट का नाम है सेट ए। तो उसके एलिमेंट कौन से आएंगे, वो नेचुरल नंबर जो 3 और 10 के बीच में आते हो। तो कौन कौन से आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दैट्स इट। और इस तरीके से पॉइंट बना के शो कर दूंगा कि ये सारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है। इसी को वेन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो तरीके हैं, कौन सा, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, तो उनको भी देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है टैबुलर फॉर्म, जिसमें हम क्या करते, हम सीधे उस सेट का नाम लिखते हैं। तो सेट ए मान लो उसका नाम हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट बना के उनके एलिमेंट को लिख देते हैं। तो उसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट्स इट। ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ओके। थर्ड और लास्ट फॉर्म पे आते हैं, जो कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल जाती है, क्योंकि उसको लिखने के लिए ना हम ये देखते हैं कि जो एलिमेंट है उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट की, वो स्टेटमेंट से ही दिख रही है। ये सारे एलिमेंट कैसे हैं, नेचुरल नंबर। वो किसके बीच में आते हैं, 3 and 10 के बीच में आते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स, और जो मैंने बोला और लिखा उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन है। ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, तो ये जो कोलन है ना, इसको हम रीड करते हैं सच दैट, ठीक है। और हमेशा सेट को लिखने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। यहां एक्स वो उसके एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, तो सारे एलिमेंट जो है वो कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। तो हमें बताना पड़ेगा कि जहां एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बिलोंग्स टू का साइन याद आ गया, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन सिर्फ इतना बताना सफिशिएंट है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो किसके बीच में है, 3 and 10 के बीच में। तो वो भी बताना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 3 है और लेस देन क्या है, 10 है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आ गया। तो ये जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब इसको लिखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं मैथमेटिकल वे में लिख दिया, हो सकता है आप ये न लिख के आप क्या लिख दो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज इन बिटवीन 3 and 10, इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर दो, वो भी सही है, कोई गलत नहीं उसमें। समझ गए ये, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये सब सिंपल स्मॉल चीजें हैं, आप ध्यान में रखते जाओ। और मेरे ख्याल से अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, फर्स्ट एक्सरसाइज के। हटा दो क्या इसको मैं, कुछ नोट करना है कर लो।
हटा दो। चलो देखो इधर ध्यान देना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामने देख लो, जल्दी से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर्स। कौन सा इनमें से सेट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो कौन कौन सा आएगा? जून, जुलाई, जनवरी, यही तीन आता है ना शायद। दैट्स इट। उनको करली ब्रैकेट में लिख दो, ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। समझ गए ना ये चीज? सेकेंड वाला सेट है कि नहीं बताओ? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्टिव है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग फील्ड के अलग अलग टॉप 10 राइटर्स होंगे। समझ रहे हो ना ये चीज? तो सेकंड वाला सेट नहीं है। थर्ड वाला, टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा, सभी सब्जेक्टिव है, वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ये फिक्स्ड है। उस क्लास में जो बॉयज हैं ये वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, दूसरे टीचर के लिए भी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये भी सेट है, मतलब इस तरीके से आपको देख के सिंपली बताना है कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो ये आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर देखो, ये एक सेट ए दिया हुआ है। ये सेट ए को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसने? बताओ मुझे। कितने बच्चों को पता है किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? अच्छा, तुम लोग को नहीं पता? ये जो सेट ए रिप्रेजेंटेड है कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, कॉमा करके जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? रोस्टर, या फिर एक और नाम है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या है? तो ये उसके एलिमेंट्स है। अब बोल रहा है इंसर्ट द सिंबल दिस और दिस, तो आपको ये सिंबल इंसर्ट करना है। तो जैसे अगर 5 इसका एलिमेंट है तो 5 इसका एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू। 10 इसका एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? नॉट बिलोंग्स टू। बस इतना ही करना है, समझ गए? हटा दो इसको भी फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इनको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। अभी कौन से फॉर्म में दिया है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा ये सिंटेक्स फॉलो होता है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट दिख रहे हैं ना उसको सच दैट रीड करते हैं। सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इसके बीच में है। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके एलिमेंट को कॉमा करके लिख देंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट मतलब एक्स की सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? -3। अगली वैल्यू क्या आएगी? -2, -1, फिर क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, ऐसा करते कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। समझ गए ना ये चीज? और चूंकि इसने इंटीजर बोला है इसलिए हमने ये वैल्यू ली। समझ गए? हाँ, इसी तरीके से बताओ इसमें क्या आएगा? इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जाएगा? क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट क्लोज। समझ गए ना ये चीज? तो यही काम करना है इस क्वेश्चन में। सी ऑप्शन, क्वेश्चन सी, मतलब थर्ड, सेट सी के एलिमेंट्स बताओ क्या आएंगे? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। तो ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 आए। तो कौन कौन सा होगा बताओ? 17, 17 और 26, 26 और 35 और 44 और 53 और 62 और 71 और 80। समझ गए? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या करना है? फिर इसका पार्ट ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दैट्स इट। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या आएगा? पहले तो 2 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा। तो उसके प्राइम डिवाइजर कौन से? 2, 3 और 5। तो सेट डी का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा 2, 3, 5। दैट्स इट। समझ गए ना? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है?
सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर का सेट। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे लेटर टी है वो 2 बार आ रहा है, तो उसका सेट बनाते समय उसे 2 बार लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। समझ गए ना? तो सबसे पहले टी, फिर अगला एलिमेंट आर, फिर अगला एलिमेंट आई, ऐसा करते हुए सारे उसके लेटर्स को कॉमा करके लिख दो। दैट्स इट, वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ गए सभी? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वही सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। कर लोगे ये भी? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट ही होगा, ठीक है, इसने गलती से ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? पढ़ो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सिंपल रूल, सबसे पहले सेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर एक्स, और फिर क्या आएगा? सच दैट। ये सब में फॉलो करना है। अब आपको एलिमेंट एक्स जो है वो ये एलिमेंट है। अब आपको चेक करना है इनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो बताओ क्या प्रॉपर्टी है? मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहां तक? लेस देन 13। तो आप लिख दो x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। दैट्स इट। समझ में आया ये चीज? अब इसको लिखने का और स्मार्ट तरीका क्या है वो भी बताता हूं। देखो इधर, अभी आपने थोड़ा बहुत तो सेट पढ़ लिया ना, आप इसको लिखने का एक और तरीका यूज करोगे। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल मतलब 3n, और कॉमा करके लिखोगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू क्या होगी? 1 से 4 के बीच में। 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 2 डाल दोगे तो कितना आएगा? 6। 3 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 4 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। और n किससे बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल N से। कैपिटल N मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये नॉर्मल तरीका है, ये मैथमेटिकल वे उसी चीज को लिखने का। समझ गए? दोनों में आंसर्स करेक्ट है, बट आपको ये वाला तरीका सीखना ज्यादा बेटर है। ओके, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ इसी तरीके से। B इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये तो कॉमन है, आएगा ही, है ना? अब देखो इनमें प्रॉपर्टी क्या है, क्या दिख रहा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसा जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? n। समझ गए? और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 5, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ गए लिखने का तरीका? लिख लोगे ना पूरा? ये वाला भी वैसे ही, इसको भी लिख लोगे मेरे ख्याल से। क्या होगा? x की वैल्यू बताओ, ये वाला पार्ट बस मुझे बता दो, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? x की पावर में क्या आ जाएगा? 5n, 5 की पावर n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 तक जाएगी। ठीक है? हाँ, इसका बताओ क्या लिखेंगे? इसको c मान ले लेता हूं। हाँ, x a c इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, हाँ क्या लिखेंगे बताओ? सीधे लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 2n, और ये लिख दो n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। ये भी सही है। और क्या लिख सकते हैं? x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, वो भी सही है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ऐसे अलग अलग तरीकों से इन्हें लिखा जा सकता है। इसे कैसे लिखेंगे बताओ? ऑल द स्क्वायर्स। इतना लिखना तो इनसफिशिएंट है ना? सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहां n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए। समझ गए ना ये चीज? तो जितना सिंबॉलिक फॉर्म यूज करोगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे वो यूज करना होगा। ठीक है? तो ये समझ में आ गया पूरा? कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं हटा देता हूं फिर।
हाँ तो जिनके स्कूल में हो गया था, किसके, तुम्हारे स्कूल में चालू है ना, और किसके में चालू है सेट्स, ये सब पढ़ा चुके होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मतलब वही करना है, अभी कौन से फॉर्म में गिवन है, कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। एक एक करके मैं पूछता हूं। आयुष गुप्ता, पहले ये बताना इसमें क्या आएंगे एलिमेंट्स इसके, 4 क्यों आएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट सुयश, बी, इंटीजर होना चाहिए, -1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। बाकी लोग भी अपने आंसर रेडी रखना ना। गलत, क्यों गलत, क्योंकि -1/2 एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स कौन सा नंबर है, इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, समझ गए ना। तो आपको अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में डाउट आता है, तो मैंने क्या बोला है, नंबर लाइन से समझो। नंबर लाइन में पहले -1 बना दिया, 0 बना दिया, 1, ये आ गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ कि -1/2 नंबर लाइन में कहां आएगा, इधर की इधर की इधर, कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यहां पर आएगा -1/2। और फिर 9/2 कहां पर आएगा, 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 9/2 कितना होता है, 4.5। अब आपको x चाहिए जो कि इंटीजर हो और इनके बीच में आता हो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा 0 1 2 3 4। क्या ये समझ गए सभी क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑप्शन सी में। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, x क्या होना चाहिए, इंटीजर, और एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 4। बता सार्थक। गुड, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, -2 -1 0 1 2, दैट्स इट। क्योंकि इन सबका स्क्वायर करने पे या तो 4 आएगा या 4 से छोटा नंबर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रखर, इजी क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ क्या आएगा बता दो, फोर्थ का आंसर। क्या लिखेंगे, इस फोर्थ का आंसर आएगा L, O, Y, A, दैट्स इट, खत्म। समझ गए ना, लॉयल वर्ड के लेटर्स को लिखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आयुष। 31 डेज किस में आता है, सबको याद रहता है कि नहीं, वाला सिस्टम यूज करते हैं ना, नहीं तो हाँ, कौन सा आएगा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे ना ये वाला भी। ओके चलो फिर छोड़ रहा हूं फिर मैं इसको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, चलो जल्दी से चेक करके बताओ। यहां से पढ़ना, इसको पढ़ना, फिर उधर से मैचिंग करना। क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 और 3। तो इसका मैच आ गया ये, समझ गए ना सभी ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो डी का आ गया 4। क्लियर। फिर लिखा है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। फिर आ जाएगा, वो तो बच गया, वही आएगा। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही सिंपल सेट्स के बारे में समझाया था कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है और तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट सेट्स में ही टाइप ऑफ सेट्स पे। तो हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसको कई बार वॉइड सेट ये भी बोलते हैं, कई जगह पे इसे नल सेट ये भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। जैसे अगर मान लो इस क्लास में पूछता हूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th,
करेंटली। ऐसा कोई है कि यहाँ कोई भी नहीं, सब क्लास 11th वाले। तो इस स्टेटमेंट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं, और उसे ऐसे शो करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट, अंदर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। या इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। इस सिंबल को फाई कहा जाता है, FI इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, फाई। ये नल सेट या एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए सभी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट नाम से क्लियर है, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। हाँ, तो इनफाइनाइट सेट का एक आध एग्जांपल कोई बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट का एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, बाउंड कर दो उसको। समझ गए ना? ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का एग्जांपल है, तो उसको कुछ लिखवाता नहीं, बस ऐसे ही समझाने का। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट में अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 2 1, तीसरा सेट सी है जिसके बारे में लिखा है इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x-1 into x-2 into x-3 is equals to 0। ठीक है, तो ये सारे इक्वल सेट के एग्जांपल है। मतलब सेट तब इक्वल होंगे जब पहले सेट और दूसरे सेट में सेम एलिमेंट हो, पूरे के पूरे, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर सेम एलिमेंट है, भले ही आगे पीछे लिखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी x की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 0 होने के कारण x की 3 वैल्यू आएगी, एक की आएगी 1, दूसरी की आएगी 2, तीसरी की आएगी 3। तो इसी सेट को वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तीनों सेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ गए? इसके बाद आगे आते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से सेट नल सेट के एग्जांपल है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। नहीं, ये नल सेट है या नहीं, ये पूछना है। नल सेट है। कोई ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो यस इट इज ए नल सेट। ठीक है, ये बताओ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा कोई प्राइम नंबर जो इवन हो, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। 2 एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर भी है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताओ ये नल सेट है या नहीं? ये तो नहीं है नल सेट, बताओ ये वाला है या नहीं? नहीं है। मैंने तुम लोगों को हमेशा क्या बताया, इनइक्वालिटी कभी भी आए तो उसे सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन यूज करो। तुम लोग करते ही नहीं हो, खाली देख के बता दूंगा बोलते हो। देखो नंबर लाइन, इसमें क्या बोल रहे हैं कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई 5 कहां पर है? यहां पर आ गया 5। 7 कहां पर है? मान लो यहां पर आ गया 7। तो पहली कंडीशन बोलती है कि x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू इनमें से कोई सी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि x 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x इनमें से कोई होना चाहिए। तो क्या दोनों कंडीशन ट्रू होगी? कभी नहीं होगी। अगर x 5 से छोटा हुआ तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एक नल सेट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, लास्ट वाला नल सेट है क्या? पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता तो वो नल सेट है। क्या ये समझ गए क्या करना था इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करो क्या लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट। लास्ट वाला प्राइम नंबर लेस देन 99 फाइनाइट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो जल्दी से क्या लिखा है। रिपीट हो गया? नहीं नया है ना? हाँ, कौन सा फाइनाइट इनफाइनाइट, फिर से वही बताना है। सबसे फर्स्ट में लिखा है लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताओ क्या है? इनफाइनाइट। सेकंड वाला सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट
numbers which are multiple of 5, the set of animals living on earth. क्या लगता है? कहीं ना कहीं तो एंड होगा वो काउंट, इसलिए फाइनाइट होगा ना, है ना? ठीक है, कहीं ना कहीं तो काउंटेबल होगी ना वो चीज। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्या लिखा लास्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सेट इक्वल है ये बताना है। बता दोगे मेरे ख्याल से, छोड़ दोगे इसको? ये वाला बस मुझे बता दो, क्या ये वाले दो सेट्स आपस में इक्वल है? है? इधर क्या लिखा है? 2 4 6 8 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन और इक्वल्स टू 10, सेम है। समझ गए ना ये चीज क्या करना है? अब बताओ ये वाला इक्वल है कि नहीं, बताओ जल्दी से। x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 सो ऑन। यहां पर वो आ रहा है क्या? नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, किसी एक में ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इसमें से कौन से सेट्स इक्वल है? A 2 3 लिखा हुआ है, B ये लिखा हुआ है, क्या लगता है इक्वल होंगे? क्या बोल रहे हो? इक्वल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? x की वैल्यू क्या आ रही है? -2 और -3। तो सेट बी के एलिमेंट यहां पर सॉल्व करने पे आ रहा है -2, -3, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। समझ गए ना? यहां पर ये वाले इक्वल है कि नहीं बताओ? वुल्फ के लेटर्स कौन से? WOLF। इसके लेटर्स कितने? वो भी वही है, WOLF, सेम है। मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स। क्या ये क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन से इक्वल है वही पूछा, बता दोगे मेरे ख्याल से, ये वाला भी स्किप कर दे। चलो, ये हो गया सेकंड एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज के पहले हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, सबसेट्स। तो लिखना सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ये दो ही एलिमेंट है इसके। तो अगर मान लो मैं एक नया सेट बी निकालता हूं जिसके एलिमेंट में है सिर्फ 1, तो बी के अंदर आने वाला सारा एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बी इज सबसेट, सबसेट ऑफ ए। क्या ये समझ में आ गया? अब ये पूरा लिखने की बजाय एक सिंबल यूज होता है, सिंपली ऐसा वाला बी और ये वाला सिंबल सबसेट ए। क्या ये समझ में आ गया? इस सिंबल को सबसेट का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर मैं एक सेट सी लेता हूं जिसका एलिमेंट है 2, तो बताओ क्या सी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं? सी जो है वो भी ए का सबसेट है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक सेट डी लेता हूं और ये है सेट डी, कौन सा सेट है? सेट डी देख के मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कि क्या है वो? नल सेट है। समझ गए ना ये चीज? तो सेट डी क्या वो ए का सबसेट है या नहीं? क्यों नहीं है? है वो भी उसका सबसेट। ए के अंदर क्या आ रहा है? 1 2 और कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना उसके अलावा। डी के अंदर क्या आ रहा है? कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो इसके अंदर भी इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो है। ठीक है, तो डी जो है वो भी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक और सेट लेता हूं, सेट ई, जिसका एलिमेंट आता है 1,3, तो बताओ सेट ई जो है वो ए का सबसेट है या नहीं? बताओ। ई के अंदर 1 3 है, ए के अंदर क्या है? 1 2 है। तो ई के अंदर के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं क्या? नहीं। तो क्या है? सबसेट नहीं है, तो ये सिंबल यूज करें।
और सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। समझ गए? अब अगर मान लो मैं एक और सेट लेता हूं एफ, जिसके एलिमेंट आ गए 1 2, तो बताओ एफ जो है वो ए का सबसेट है क्या? एफ के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो एफ जो है वो भी ए का क्या होगा, सबसेट। तो यहां पर लिखेंगे एफ इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये क्लियर? लेकिन इसमें ना एक और चीज आती है, ये सबसेट भी है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है। तो इसके नीचे में ये वाला सिंबल भी लगा देते हैं, ठीक है? और इसको रीड करते समय ऐसा रीड करते हैं, एफ इज सबसेट और सेट ऑफ ए। ठीक है? देख लिया सबने ये? अब यहां पर अगर मैं ये कुछ एग्जांपल्स देखूं, जैसे ये 3 एग्जांपल्स हमने जो देखे थे बी सी डी वाले, जिसमें बी सी और डी ये तीनों ए के सबसेट थे लेकिन ए के इक्वल नहीं थे। क्लियर ये चीज? तो B इज नॉट इक्वल्स टू ए था, यहां C इज नॉट इक्वल्स टू ए था, यहां D इज नॉट इक्वल्स टू ए था। तो ऐसे सारे सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है? मतलब जब ये सबसेट तो हो लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं, और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये वर्डिंग टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना क्योंकि इससे एमसीक्यू सिंपली बन जाते हैं। ठीक है? ये इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि सबसेट भी है और इक्वल भी है। क्लियर ये चीज? अब इसमें एक और टर्म ध्यान रखना, जैसे ये ए जो है बी सबसेट ऑफ ए है ना, तो ए को कहा जाता है सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का सुपर सेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। समझ गए ना? ये इसका सबसेट, ये इसका सुपर सेट। ये टर्म्स ध्यान में रखना। हो गया यहां तक सभी का? अब एक और नाम सुन लो नया, और वो है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट। तो अगर कोई भी सेट ऐसा हो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उस सेट को कहते हैं सिंगल टोन सेट। एक मतलब 1 नहीं हो, कुछ भी हो, चाहे वो 5 हो तो भी वो क्या है, सिंगल टोन सेट है। समझ गए ना? तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं वो एम्प्टी सेट, जिसमें एक एलिमेंट उसमें सिंगल टोन सेट। ठीक है? ओके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सबसेट वाला पार्ट। तो सबसेट को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, सबसेट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूं, आप लोग उसके सारे सबसेट लिख के बताओ। मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 1 2 3 नहीं, ABC ले लेते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आप इसके सारे सबसेट लिखो और बताओ क्या क्या आएंगे। शॉर्ट में लिखो और बताते जाओ। बताओ सबसे पहला सबसेट क्या लेंगे? सिर्फ ए ले लो, सिर्फ ए ले लिया मैंने एक सबसेट। और क्या लेंगे? सिर्फ बी, सिंगल टोन। 3 तो सिंगल टोन सेट बन जाएंगे इसके। समझ गए ना? सिर्फ ए सिर्फ बी सिर्फ सी। और क्या बनेगा? और क्या बन जाएगा? ए कॉमा बी। और क्या बनेगा? बी कॉमा सी। और क्या बन जाएगा? ए कॉमा सी बन जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? और क्या बनेगा? एम्प्टी सेट, जो सबका सबसेट होता है, कुछ नहीं रहता जिसमें। ठीक है? और क्या बनेगा? और इसका इक्वल सेट, जो कि क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये जो है ना, ये सभी में आएगा, ये तो सभी में आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है? अब इसके कितने सबसेट बने ये बताओ। नंबर ऑफ सबसेट बताओ कितने बने? कितने बने नंबर ऑफ सबसेट? इक्वल सेट वो जंबल्ड वाले बने तो उसको काउंट भी करेंगे। कौन से जंबल्ड वाले? मतलब सीक्वेंस में। नहीं नहीं नहीं, वो सब एक ही है, उनको अलग नहीं काउंट करते हैं। ठीक है? तो कितने सबसेट बने इसके? टोटल 8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ। अब उसके नेक्स्ट देता हूं मैं एग्जांपल एक और। यहां पर मैं सेट ए लिखता हूं जिसके एलिमेंट है सिर्फ ए कॉमा बी।
अब इसके सबसेट जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सिंगल टोन ए, सिंगल टोन बी, और क्या आ जाएगा ए कॉमा बी, और क्या आएगा बोलो जल्दी, एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके कितने सबसेट बने, नंबर ऑफ सबसेट्स। लिखते जाओ उसको जल्दी जल्दी, काम आएगा। अभी मैं पूछूंगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया इसमें, 4। ये आ गया सभी का। नेक्स्ट सेट ए, इसके बताओ सबसेट क्या बनेंगे, कौन कौन से सबसेट्स होंगे इसका, सिंगल टोन ए और एम्प्टी सेट। क्या ये क्लियर। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 2। ठीक है। अब उसके नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू दिस, बताओ इसके कितने सबसेट। बाकी सबको क्लियर, कितने सबसेट होंगे, 1। और वो सबसेट कौन सा होगा, ये खुद ही होगा एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट 1। क्या ये क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर आता है, मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10। बताओ इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, कितना बनेगा। गुड, मुझे यही आंसर चाहिए था। मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला बता देता आप लोगों को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप समझो कि वो आप लॉजिक डेवलप करोगे कैसे वो बन रहा है। तो यहां पर देखो कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बने, 8, मतलब 2 की पावर 3। यहां पर कितने एलिमेंट थे, 2, तो कितने सबसेट बने, 2 की पावर 2। यहां पर कितने एलिमेंट थे, 1, तो कितने सबसेट बने, 2 की पावर 1। और यहां पर 0 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बने, 2 की पावर 0। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर वो लगा दो, उतने आपके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स। तो इसके सबसेट्स होंगे, सबसेट्स विल बी 2 रेज टू पावर 10। ठीक है। तो अब नोट करके इस चीज को लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स of a given set will be 2 raised to power n, will be 2 raised to power n। ये हो गया सभी का। अब ना इसके बाद एक और नोट 1 था, ये नोट 2 लिखो। नोट 2 में ये चीज लिखना जो मैं भी लिख रहा हूं। लिख लिया सबने, क्या समझ में आ रहा है बताओ इसमें। ये n का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर का सेट कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। z का क्या मतलब होता है, इंटीजर का सेट, तो जिसमें -1 -2 -3 और 0 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट होता है, ये क्यू होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 होते हैं। क्यू कौन सा होता है, रैशनल नंबर, समझ रहे हो। तो सारे इंटीजर किसके सबसेट होते हैं, रैशनल नंबर के। आप लोग क्लास 9 में पढ़ते थे ना, तब ऐसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले आते थे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर क्या होता था, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो आंसर इज ट्रू। समझ गए ना ये चीज, तो वही है। और Q इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब क्या, ऑल रैशनल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। और T कौन से नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर। टी जो है वो इररेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो सारे इररेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। लेकिन n नॉट अ सबसेट ऑफ टी, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, वो इररेशनल नंबर नहीं होता है। समझ गए ना ये। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा दिया, आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखना इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर।
इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखना ना, 2-3 लाइन छोड़ के फिर आगे ये लिखते चलना। नोट कर लिया? ओके। तो इधर पे ध्यान देना, हेडिंग आपने लिखा है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। तो सबसेट का तो मतलब पता है, आर क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। तो रियल नंबर के सबसेट है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट सेट जो लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ये सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आता है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। और एक्स की वैल्यू किसके बीच में है? ए और बी के बीच में, जिसमें ए इंक्लूडेड नहीं है। ये वाली इनइक्वालिटी मैंने समझाया था। तो ये इनइक्वालिटी का मतलब है एक्स ए से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर नहीं हो सकता। यहां पर एक्स ए के बड़ा और ए के बराबर हो सकता है। समझ गए ना ये चीज? तो इसका मतलब ये है, मान लो अगर मैं एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 लेता हूं और एक्स एक रियल नंबर है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1.1 हो सकती है, और क्या होगी? 1.2 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? 1.25 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? 1.253 ये भी हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? कितनी वैल्यू हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है, काउंटेबल नहीं है वो। तो अगर मैं इस सेट को, जो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, मैं यदि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो ये लिखना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं लिखा जा सकता। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट बदल देते हैं। अब हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहां पर लिख देंगे ए कॉमा बी। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो ए और बी के बीच के सारे नंबर है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के। समझ में आया ये चीज? और इसको यदि ग्राफ में देखा जाए तो ग्राफिकली देखने का तरीका है, ये मान लो एक नंबर ए है और ये एक नंबर क्या है? बी। तो एक्स की वैल्यू सारी होंगी ए और बी के बीच वाली, सिर्फ ए और बी को छोड़ के। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और किसी को याद है इस इंटरवल को क्या, कौन सा इंटरवल बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो जो बच्चे उस क्लास में अटेंड किए ना, लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें मैंने ये सेम सारी चीजें पढ़ाई, तो बस ये यही से आता है, ओपन इंटरवल। तो ये दोनों तरफ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। समझ गए ना ये? सिमिलरली अगर यहां पर ये वाला सिंबल आ जाता है तो क्या डिफरेंस होगा? क्लोज इंटरवल ए कॉमा ओपन इंटरवल बी। अब ब्रैकेट बदल जाता है, जब ये वाला ब्रैकेट है मतलब ये ए उसमें क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। समझ गए? और ग्राफ में शो करते समय क्या डिफरेंस होगा? ए वाला जो बबल है उसको हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है? और बी वाले बबल को हम ऐसे ही एम्प्टी रहने देंगे। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ए कॉमा बी के लिए, क्योंकि कई बार नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करने बोलता है तो ये काम यूज आएगा।
ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, ए में लगेगा ओपन इंटरवल, बी में लगेगा क्लोज्ड इंटरवल, ग्राफ में बन जाएगा यहाँ पर ए ओपन, बी में आ जाएगा क्लोज्ड, और फिर उसके बाद ऐसा शेड कर दो उसको, समझ गए, और यहां पर दोनों में क्लोज्ड इंटरवल। तो सभी समझ गए ना सबसेट ऑफ आर का क्या मतलब है। हटा दो फिर इसको मैं। तो जिन लोग पिछली कुछ क्लासेस लीनियर इनइक्वालिटी अटेंड किए तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। जो लोग नहीं किए तो उन लोग थोड़ा ध्यान देना। ए और बी, जिसमें ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक, और बाकी इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, अब लास्ट चीज पे आते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो बताओ यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स किसे कहोगे यूनिवर्स। पढ़े हो ना तुम लोग ज्योग्राफी वगैरह, वीडियो वगैरह देखते हो, किसे कहेंगे यूनिवर्स बताओ। अर्थ को कहेंगे यूनिवर्स, नहीं कह सकते। तो अपन जिस गैलेक्सी में है उसको कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो किसे कहेंगे यूनिवर्स, तो वो डिफाइन करना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो एक्चुअल में ना यूनिवर्सल सेट भी कुछ ऐसा ही है। यूनिवर्सल सेट इस चीज के ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं कि हम किस एस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रिलेटिवली अगर देखा जाए, ठीक है। जैसे कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, डीडीयू में 4 सेक्टर है, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय नगर एक यूनिवर्सल सेट हो गया, समझ गया ना ये चीज, ठीक है। जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, ये सारे अलग अलग सिटीज है, ठीक है। अब अगर इन सिटीज के लिए यूनिवर्सल सेट किसको लिया जाए, तो छत्तीसगढ़ को ले लेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़, एमपी, सी, अलग अलग स्टेट्स हो गए, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, समझ गए ना ये चीज। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बड़ा सा सेट होता है जिसके अंदर और कई सारे सबसेट्स आते हैं, छोटे छोटे सेट बनते हैं, क्लियर ये चीज। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 3-4 सेट लिख रहा हूं, सेट ए हो गया मान लो मेरा 1 2 3, सेट बी हो गया मान लो मेरा 7 8 9, सेट सी हो गया मान लो मेरा 1 3 5 7 9 सो ऑन, सेट डी हो गया मेरा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब के लिए आप किसे यूनिवर्सल सेट मानोगे, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर मैं पूछता हूं कि इन सब के लिए आप किसे यूनिवर्सल सेट मानोगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। समझ गए ना ये चीज। और यूनिवर्सल सेट को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, यू से। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पर अब मैंने ना जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो रिक्वायर्ड चीजें वो सब मैंने बता दी है। अब जल्दी से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर एंड करते हैं वाला। मतलब ज्यादातर अभी तक कुछ सॉल्यूशन बेस्ड नहीं है, खाली टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है, वही आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज तक। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। आपको ये 2 सिंबल्स इंसर्ट करने, ये सिंबल किसका है, सबसेट, और ये किसका है, नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो बताओ क्या ये इसका सबसेट है, यस, तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला सिंबल। ये इसका सबसेट है क्या, नो, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट अ सबसेट। समझ गए ये। तो ये वाला काम कर लोगे, एक बार पढ़ते जाओ और बताते जाओ आंसर फर्स्ट सेकंड वाले में क्या आएगा। 11th के स्टूडेंट्स और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स होगा सबसेट, ठीक है, ये सबसेट होगा। ये होगा क्या सबसेट, एक प्लेन में बनने वाले सारे सर्कल और एक प्लेन में बनने वाले सारे सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, तो ये इसका सबसेट होगा क्या, नहीं। जबकि ये क्या होगा, इसका सबसेट। समझ रहे हो ना, इसके अंदर सारे सर्कल आएंगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हर रेडियस वाले, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट अ सबसेट। समझ गए। तो क्वेश्चन सिंपल रहेंगे लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल इन अ प्लेन होगा क्या, नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ट्राइंगल का सबसेट होता है, यस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसेट। समझ रहे हो ना। लास्ट वाले का क्या आएगा बताओ,
इवन नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, यस, यहां पर क्या आएगा सबसेट। नेक्स्ट जल्दी आंसर करना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? फर्स्ट वाला, क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट वाला क्या है? फॉल्स है। यहां पर कौन सा सिंबल आना चाहिए था? सबसेट का, लेकिन उल्टा सिंबल दिया हुआ है। ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? ये ट्रू है, क्योंकि ये दोनों, ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, मैं बताता हूं, समझो। यहां पर क्या होता है ना, देखो समझना, जैसे ये अगर आपको ऐसा लिखा रहता ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो ये ट्रू होता, समझ गए? अगर आपको ये लिखा होता सेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो भी ये ट्रू होता। क्या ये समझ रहे हो? क्योंकि ये खुद एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो ये सेट इसका क्या है? सबसेट, वो भी ट्रू होता। लेकिन अभी क्या बोल रहा है ये? सेट ए इज एलिमेंट ऑफ, इसको एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू ए बी सी। तो ये क्या हो जाता? ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। समझ में आई ये चीज? अब मैं, अगर ये तीनों चीज समझ में आ गई तो मैं एक और चीज लिख रहा हूं, बताना वो ट्रू है कि फॉल्स है। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अब ये सेट ए है। क्या सेट ए इस सेट का एक एलिमेंट है? तो देखो यहां पर ये उसका एलिमेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? कई बार क्या होता है, कुछ सेट के अंदर भी सेट्स आ जाते हैं, तो ऐसे सेट को पावर सेट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये वाला एग्जांपल याद रखना जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले ही पूछे जाते हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये बताओ। हाँ ये तो हो गया ना, ये फॉल्स है। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 वाले कौन से होते हैं? 2, 4, बस यही होते हैं। क्या वो 36 को डिवाइड करते हैं? यस करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ गया सबको ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो ये फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया है। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक सेट ए दिख रहा है। पहले मैं इसके बारे में डिटेल समझाता हूं। सेट ए है, इसके एलिमेंट ये है। मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? तो 4, क्योंकि ये 1, ये 2, ये पूरा एक क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो गया? 4। एक तरीके से ऐसे समझो, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, और चौथा एक बॉक्स है। समझ रहे हो? फिर उस बॉक्स के अंदर जो भी आइटम हो, हमें वो नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या 3,4 ए का सबसेट है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि 3,4 अगर एलिमेंट इसका होता तो उसका सेट बनाने पे वो सबसेट कहलाता। तो इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये ट्रू कब होता है? जब ऐसा था 3,4 का फिर एक सेट बनता, और वो जब उसका ए का सबसेट होता तो ये क्या हो जाता? ट्रू। क्या ये लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है क्या 3,4 ए का एलिमेंट है? तो यस, ये ट्रू होगा। समझ गए ना? अब अगर ये पूछ रहा है कि बताओ ये है क्या, तो यस, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ चलो नेक्स्ट बताओ। 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है क्या? तो यस, ये भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट ये बताओ, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू वाले हाथ उठाओ, फॉल्स वाले हाथ उठाओ। बाकी लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये क्या हो जाता? ट्रू। समझ रहे हो? 1 अकेले में एलिमेंट है ए का, लेकिन अगर वो सेट के फॉर्म में आ जाएगा तभी वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट ये बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? 1, 2, 5, ये एक पूरा जो बन रहा है 1, 2 और 5, ये क्या सबसेट है क्या ए का? यस, ये ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट बताओ। फॉल्स।
ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू कब होता, जब इसके अंदर में एक और एलिमेंट आ जाता, ये पूरा का पूरा उठा के। समझ गए ना ये चीज? हाँ, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 3 अलग अलग नहीं है। समझ गए ना ये चीज? फिर उसके बाद ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एम्प्टी सेट ए का सबसेट है, वो उसका एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कब कहलाता, जब यहां पर एक 5 भी आया होता तब। क्लियर ये चीज? तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। एम्प्टी सेट ए का सबसेट है क्या? ट्रू। ये तो हमने कई एग्जांपल्स में देखा है। एम्प्टी सेट का सेट ए का सबसेट है क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट एलिमेंट होता तो उसका सेट जो है वो उसका सबसेट कहलाता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, इसको देखना अच्छे से और ट्राई करके इसको लिख के रखना। अब ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, अपनी नोटबुक में प्रॉपरली बना लेना। ठीक है, भले शॉर्ट में जैसा भी आपको लिखना हो, लेकिन लिख के रखना, नहीं तो भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इन सबके सबसेट्स बताने, तो मेरे ख्याल से तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्किप करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे। आपको इसको क्या करना है, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला जैसे ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू -4 से 6 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, -4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 6 इंक्लूड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, -4, 6, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, फिर इंटरवल लगाएंगे। तो अगर ये वाली इनइक्वालिटी है तो कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये वाली इनइक्वालिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल। बस यही काम करना है इसमें। समझ गए ना? तो इसमें क्या आएगा बताओ जल्दी, दोनों ओपन इंटरवल, -12 -10, और ये भी क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, -11 क्यों? हाँ, तो -11 आएगा क्या, आएगा, लेकिन -11 लिखना गलत है। सिर्फ -11 तो नहीं होगा ना उसका नंबर, -11.9 भी होगा, -11.99 भी होगा। इसीलिए तो हम ये वाले ब्रैकेट का यूज करना चालू कर दिए, वो करली ब्रैकेट की जगह पे। ठीक है, अभी आखिरी में उससे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका क्या आएगा आंसर बताओ, ओपन इंटरवल की क्लोज्ड इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल 0, 7 ओपन इंटरवल। इसमें क्या आ जाएगा, 3, 4, दोनों में क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए ना ये चीज? अब यहीं पर पूछता हूं मैं, अगर मान लो ये लिखा है, अगर मान लो ये लिखा है, और अगर मान लो ये लिखा हुआ है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है बताओ? इस वाले का मतलब क्या है, 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर इंक्लूडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड 4। इसमें 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, सब। इसका क्या मतलब हुआ? इसका नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3 और 4 तो रियल नंबर है ना। इसका मतलब होगा सिर्फ 3 और सिर्फ 4। समझ गए? मतलब अगर आपको कभी ऐसा लिखा दिखे तो मतलब x की वैल्यू 3 4 के बीच के सारे नंबर है, 3.1 भी है, 3.2 भी है। इसका मतलब x और की वैल्यू 3 और 4 के बीच के सारे नंबर है, 3 और 4 को छोड़ के। और इसका मतलब x की सिर्फ दो वैल्यू है, एक 3 और दूसरा क्या है, 4। तो तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया ना? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक स्ट्रक्चर सेम होगा, पहले सेट बनेगा, फिर एक्स, फिर सच दैट, ये सब में होना है। और सारे किसके इंटरवल है, रियल नंबर के। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आएगा, ये सब में सेम होगा। फिर बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बीच में x लिखना है, और यहाँ पर वो दो नंबर और सिंबल लगाने। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, -3 और क्या लिखा हुआ है, 0, दोनों इंक्लूड नहीं है, तो सिंबल कैसा आ जाएगा, ये वाला। समझ गए? अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, x, दोनों इंक्लूडेड है तो ये वाला सिंबल आएगा। इसको कौन सी इनइक्वालिटी बोलते हैं, किसी को याद है? जिसमें ये इंक्लूड नहीं होता उसका एक नाम है इस इनइक्वालिटी का, इसका नाम क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिसमें इंक्लूड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। समझ गए? तो ये सारे टर्म्स बहुत सारे हैं, याद रखोगे या प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएंगे। स्लैक इनइक्वालिटी, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से लेके 12 के बीच में। अगले वाले में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 6 लेस देन और इक्वल्स टू 12। लास्ट वाले में हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -23 लेस देन 5। क्या ये समझ गए सभी? बन जाएगा ना ये क्वेश्चन भी?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 2 क्वेश्चन बच गए, लास्ट एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। 7th जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है? What यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब इन दोनों सेट के लिए आप किसे यूनिवर्सल सेट मानोगे? पहला है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और दूसरा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट किसे लिया जाना चाहिए जिसके ये दोनों सबसेट हो? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सारे ट्राइंगल में राइट एंगल भी आ जाएंगे, सारे ट्राइंगल में आइसोसेलेस भी आ जाएंगे। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, सेट ए दिया है क्या है 135, सेट बी दिया है 246, सेट सी ये दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है ए बी सी, इन तीनों के लिए आप किसे इनमें से यूनिवर्सल सेट मानोगे? नहीं, गलत समझ रहे हैं। पूछ रहा है ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है। जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग, इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन थर्ड होगा क्या? शायद ऑप्शन थर्ड होगा ना। देखो 0 1 2 3 तो 1 2 3 हो गया, 2 4 6 आ रहा है क्या? 2 4 6 आ रहा है। सी क्या है? 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 आ रहा है, तब आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। तो क्या ये समझ गए सभी? तो अगली क्लास में ना मैं एक ओरल टेस्ट लूंगा 5-10 मिनट का, ठीक है, जिसमें मैं यही सारी चीजें पूछूंगा जो आज मैंने बताया है। एक रैंडम एग्जांपल लेके एक आध दो, और उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? कहाँ? यूके? फिर कब आएगा?